गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ओल्ड पेपरों की सीरीज चल रही थी। हमने काफ़ी पेपर सॉल्व किए हैं, तो अब 2-4 पेपर सेकंड ग्रेड के बचे हैं, तो बचे हुए हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आज हम सॉल्व कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक विषय शिक्षा का एक पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेशन में, 2018 का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन काम के हैं और इसके आसपास के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। और मेरे हिसाब से आपको ओल्ड पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 70% पेपर वापस ओल्ड पेपरों से ही बनता है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है और मैंने देखा भी है। अगर आपका मानना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वह बहुत सज्जन है। ये तो एकदम शुद्ध वाक्य है, ये गलत पूछ रहा है ना। काल चक्कर के पहिए से बचना संभव नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। चक्कर और पहिए दोनों आगे, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, एकदम शुद्ध वाक्य है। मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, ये भी एकदम शुद्ध है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वाक्य आप याद रखना, आगे वाले एग्जाम में ये वापस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ बांधना, कपड़े समेटना, स्थायी रूप से याद करना, क्रोध करना या मूर्ख होना। तो गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद करना। गांठ बांधना का अर्थ क्या है? स्थायी रूप से याद करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जोगी मार हाथ में छार, कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? बताओ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं, ये पहले इसका सही आंसर है। यानी जोगी मार हाथ में छार, निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यास के मारे प्राण निकल गया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ। प्राण क्या है, एक वचन है बहुवचन है? तो वचन संबंधी अशुद्धि इसमें। ठीक है ना, प्राण निकल गया नहीं आएगा, यहाँ क्या आएंगे? प्राण निकल गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पद्यांश है ना, इसके तो सीधे उत्तर देख लेते हैं 5, 6, 7, क्योंकि मैंने बात कर रही है ये सारे पेपरों को हम साथ में देख लेंगे। जगत पिता ईश्वर को कहा गया है। उक्त अवतरण में नंदी बूंदे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आकाश गंगाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखो, ईश्वर के चरण चूमने में कौन लालयित रहता है? बताओ बताओ। हिमगिरी। ठीक है। अब जो स्कूल की किताबों के क्वेश्चन है वो हम नहीं देखेंगे। ये किताब का क्वेश्चन है 7 नंबर, 8 भी किताब का है, 9 नंबर भी किताब का है, 10 नंबर भी किताब का। ठीक है। 11 नंबर ये क्वेश्चन देख लो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये पंक्ति निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद पूछ रहा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। कौन सी अनुसूची? 8 अनुसूची है, 343 से 351 तक अनुच्छेद में इनका वर्णन है राजभाषा का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर किताब का, 13 नंबर भी किताब का है। किताब वाले क्वेश्चन की हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, तो ऐसे टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, जो चीज़ें काम की है वही हम देखेंगे। तो आप सीधे आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संवाद सेतु पुस्तक में डायरी साहित्य का वर्गीकरण करते समय इनमें से किस प्रकार की डायरियों को सम्मिलित नहीं किया गया है? बताओ। डायरी के प्रकार पूछे इन्होंने, तो कौन सी नहीं है इसमें? व्यक्तिगत डायरी होती है, होती है। सामाजिक डायरी होती है, नहीं नहीं नहीं, सामाजिक डायरी कैसे होती है? डायरी खुद की होती है, तो सामाजिक डायरी नहीं होती है। व्यक्तिगत होती है, साहित्यिक होती है और काल्पनिक होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यह तो किताब का लेकिन काम का है। माँ कवि जयशंकर प्रसाद नामक पाठ, माँ कवि जयशंकर प्रसाद नामक रचना किसकी है? ऐसा आगे पूछा जा सकता है। तो शिवपूजन साय की है। किसकी है? शिवपूजन साय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, शिकागो विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने कब व्याख्यान दिया? बताओ। तो 1899 या 93? 1893 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे थे अब, सूर समर करने करही कहीं ना जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, ये पंक्ति किसकी है? आप ये बता दो सीधा ही, क्योंकि बाकी चीज़ें काम की नहीं। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। आ सकती है वापस, सूर समर करने करही कहीं ना जना वही आप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तुलसीदास जी की पंक्ति है, क्योंकि ज़्यादा तो अपने काम की नहीं है, पंक्ति तो पूछी जा सकती है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 27, कृपाराम खेड़िया, ये छोड़ो, ये क्वेश्चन काम का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीचर नहीं होते हैं? बताओ। समाचार फीचर होते हैं, पर्वोत्सवी फीचर होते हैं, काल्पनिक फीचर, फोटो फीचर। तो काल्पनिक फीचर नहीं होते हैं और सामाजिक डायरी नहीं होती। क्या नहीं होती? सामाजिक डायरी नहीं होती। और काल्पनिक क्या नहीं होते?
फीचर नहीं होते। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल डायरी साहित्य वगैरह लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पीयूष पर्व में संकलित कौन सी रचना चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की नहीं है। हमें गुलेरी जी की रचना देखनी है, किताब का नहीं देखना है। कछुआ धर्म गुलेरी की है। दुख में जीवन ये नहीं है, उनका सुख में जीवन है, दुख में जीवन नहीं है, सुख में जीवन। देखो एग्जामिनर ने कैसे चाल चली है, सुख में के जगह दुख में लिख दिया। सुख में जीवन, कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुंठा, बुद्धू का घंटा, ये सारी गुलेरी की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु समान दाता नहीं, इस दो में गुरु को अतुल्य दाता क्यों कहा गया बताओ। क्योंकि वे 4 लोग की संपदा दिला देता है, ठीक है ना। ये कबीर दास जी की है ना, जो 2 है उनसे लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। अगला क्वेश्चन सीधे 39 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, क्योंकि जो है नहीं वो तो देखे ही नहीं। केसरी सिंह बारठ का बाल्यकाल कहाँ बीता बताओ। केसरी सिंह बारठ ये जीके से संबंधित है, कोटा, जोधपुर, दिल्ली, मेवाड़, तो मेवाड़ में बीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुक्ति योद्धाओं के शिविर में ये किसकी रचना है बताओ। रमाकांत शास्त्री, उमाकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री या रविकांत शास्त्री, तो विष्णुकांत शास्त्री की रचना है मुक्तिदाताओं योद्धाओं के शिविर में। अगला क्वेश्चन है, कहिबे कहाँ रचना रची, सुनिबे कहे के कान, धरिबे के चित हित, परमार्थी सुजान, ये पंक्तियाँ किस कवि की है, आपको यही ध्यान रखना है। तो तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की 2 पंक्तियाँ आ चुकी हैं, ध्यान रखना, ये आगे पूछी जा सकती है, ठीक है। किताब का है 75 नंबर देखो, ये भी पंक्तियाँ, पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर, आलस्य नाशक बल विकासक उस समय का नीर, ये पंक्तियाँ किसकी है बताओ। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, राष्ट्र कवि थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधे 46 नंबर क्वेश्चन, पीयूष पर्व में संकलित पाठ राजस्थान के गौरव के आधार बताइए। गोविंद गुरु का अंतिम समय कहाँ बीता, अभी तक ध्यान रखो, गोविंद गुरु थे ना सम सभा वाले, इनका अंतिम समय कहाँ बीता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डूंगरपुर के बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ था। 5 यानी बेड़सा गांव पूछा जाता है, ठीक है, अभी पूछा था फर्स्ट ग्रेड में। मानगढ़ पहाड़ पता है आपको, तो इनका अंतिम समय कहाँ बीता, पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर। 1911 में गोविंद गुरु ने उनकी भगत पंथ की स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना 1883 में की थी, जिसका प्रथम सम्मेलन 1903 में हुआ था और द्वितीय सम्मेलन 1913 में हुआ था। अब तक संत सभा के 2 सम्मेलन ही हुए थे, इसमें ये कांड हुआ था 1913 में 17 नवंबर को, ठीक है, ध्यान रखना। ये जीके का क्वेश्चन है, आगे काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन देखो, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रहे, इनमें से क्या घटित नहीं हुआ। क्योंकि ये देखो ऐसी क्या है, ये साखियाँ वगैरह लगी होती हैं सिलेबस में, तो समझ में आएगा आपको क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसमें देखो, तृष्णा छानी सबे उड़ानी, तो ये घटित नहीं हुआ, ठीक है। मोहि बलिंडा टूटा, ये हुआ है। कुब्दी का भांडा फूटा है। कूड़ कपट काया का निक्षय, सारे हैं। मतलब उन्होंने 2 ही पूछ लिया, ये क्या क्या इस 2 में नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सर्जन के आधार बताइए इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है। हमें क्या करना है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी नहीं है वही देखनी है, बाकी कुछ नहीं। कुछ कविताएं उनकी है, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये नहीं है। ये किसकी है टूटी फूटी कड़ियाँ, हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन है ना उनके पिताजी, ठीक है ना। इनकी काफ़ी और रचना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, ठीक है ना, खूब है इनकी रचना। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की है। कुछ और कविताएं ये भी शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह का नाम बताओ। कौन सा बताओ, आकाशदीप, जयदोल, बिखरे मोती, मानसरोवर, तो बिखरे मोती। इनका एक और कहानी संग्रह है, बिखरे मोती और उन्मादिनी। बिखरे मोती और उन्मादिनी, ये भी आप याद रखना, क्योंकि ये रचनाएं बार बार पूछी जाती है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है, जयदोल अज्ञेय का है और मानसरोवर प्रेमचंद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 53 नंबर देख लो सीधा ही, बाकी सारे किताबों में। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और होता भी नहीं लोगों से। शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताओ। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है, सही है क्या, ये पहला ही गलत है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित होता है तब वहाँ कौन सी होती है, उपादान लक्षणा होती है। कौन सी, उपादान लक्षण होती है, ठीक है ना। जब वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो कौन सी होती है, उपादान लक्षणा होती है। और जहाँ सम्मिलित नहीं होती है वहाँ कौन सी होती है, लक्षण लक्षणा, ठीक है, ध्यान रखना। और उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था भी कहते हैं और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला देखो कि ऑप्शन देखो काम क्या है, ठीक है। जहाँ शब्द बदल देने पर
जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहाँ अर्थ व्यंजना होती है। एकदम सही बात है। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। ये बात भी सही है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। ये सारी चीज़ें काम की जो मैंने बताई है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शिरीष के फूल निबंध में कर्णटी राज की प्रिया विजिका देवी ने इनमें से किसे कवि नहीं माना? बताओ। वाल्मीकि को माना, व्यास को माना, वर्मा को माना, लेकिन कालिदास को विजिका देवी ने कभी नहीं माना। शिरीष का फूल हर जगह लगा होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से माधुर्य गुण का उदाहरण किस विकल्प में है? बताओ। बड़ा करो वीर सो जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। इसमें तो वीर का जिक्र हुआ तो ओज गुण है। कौन सा इसमें? ओज है। माधुरी पूछ रहा। ठीक है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ बाता मुझे सो नव मित्र सा। तो इसमें प्रसाद गुण है। जहाँ सीधी सीधी बातें को समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। चिक्कर रही दिग्गज डोल मही आई लोल सागर खर भरे। तो यहाँ भी ओज गुण है। कौन सा है? ओज गुण। मंद मंद मुरली बजाओ अदर धरे मंद मंद निक्षी मुकुंद मधुबंध है। यहाँ माधुरी गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस वक्त में कौन सा काव्य दोष है? बताओ। ये कई बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में मेरे हिसाब से 4 बार पूछ लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा है? दुष्कर्मत्व। ये दुष्कर्मत्व दोष वगैरह कहाँ होते हैं हम जब देखेंगे ये काव्य दोष वगैरह तब वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में उदो नित्य बस्ती बाहर वर्षा की, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। मतलब इसमें पकड़ो बिन। बिन कहाँ कहाँ आता है? बिनु बिना, तो विभावन अलंकार। कहाँ है? विभावन अलंकार। श्लेष का एक शानदार एग्जाम्पल याद रखना, सुबरन को ढूंढत फिरत, वो ध्यान रखना। ठीक है, और असंगति में वो दर्ग उर्जत टूटत कुटुंब वाला। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिनसे जिन एग्जाम्पलों से जिन मतलब अलंकार की पहचान है। ठीक है ना, वो ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से गौड़ रीति का उदाहरण किस विकल्प में है? बताओ। गौड़ रीति कहाँ होती है? जहाँ ओज गुण होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको। देखो, गौड़ रीति का उदाहरण पूछ रहा है। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कसम से कोदंड मुनि अति चंड सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रसे। तो पहला ये है इसका। ठीक है ना, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या कह रहा है? छंद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताओ। द्रुत व लिम्बित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। एकदम सही बात है। दोहा के विषम चरण में 13 तरह की मात्रा होती है। सही बात है। सवैया वर्णिक छंद, ये भी सही है। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। ये गलत है। 28 मात्राएं होती है, 26 गीतिका में होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु पुलक कात और अधिक उछाऊ। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा सात्विक अनुभाव है? देखो, पुनि पुनि प्रभु चित्तव नर नाहु पुलक, तो पुलक ना है नहीं, रोमांच। कौन सा अनुभाव है? सात्विक रोमांच। सात्विक अनुभाव टोटल कितने हैं बताओ आप मुझे? 8, 7, 6, तो 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वास। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा रस है? रस पूछ रहा है, आराम से कोई बता देगा। रक्त है, मांस है, सड़ा गला, जो कुछ भी है, तो विभत्स रस है। कौन सा है? विभत्स। अगला क्वेश्चन देखो। श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान इनमें से कौन सा है? देखो, हिंदी का पहला कवि किसने किसे माना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना ही रखना आपको, है ना। तो शिव सिंह शंकर ने तो पुष्य या पुण्य कवि को माना। राहुल शंकरताइन ने सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना क्योंकि कई बार आते हैं। अगला। विष पीते मेघ विरहणी प्राण निकलते हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। अच्छा है, बताओ बताओ। असंगति, विरोधाभास, भ्रांतिमान संदेह, तो असंगति अलंकार है इसमें, है ना। सही है, सही है। ठीक है, संध अलंकार में क्या होता है? इसमें अनिश्चय की स्थिति रहती है। ठीक है, ध्यान रखना आप। और विरोधाभास में क्या है कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का भास होता है। और भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है। ठीक है ना, जैसे रस्सी को शाम समझ लेना, तो वह भ्रांतिमान है। और असंगति का एक उदाहरण और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब वाला, ठीक है ना। विष पीते में एक विरहणी प्राण निकलता है, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा वो पूछा जाता है दृग ऊर्जत वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, बताओ। गलत बोल रहा है, कबीर रहस्यवादी कवि थे, एकदम सही बात है। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था, नहीं नहीं नहीं, मुख्य लक्ष्य नहीं था। मुख्य लक्ष्य इनका क्या था, समाज सुधार। क्या था, समाज सुधार। ध्यान रखना है चीज़ें, क्या देखो आसान सी चीज़ें हैं, क्वेश्चन हर बार आता है, पता नहीं हम कबीर के लिए क्या क्या पढ़ लेते हैं। हमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अगर आपको विद्वान बनना है तो आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको मेरे हिसाब से काम की चीज़ें देख लेनी चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पेपर करवाए अगर वो आप कर लोगे तो आपकी 70% तैयारी हो गई, समझ लो हिंदी की। कितनी, 70%। बाकी तब अब आप देख लो, कट ऑफ रहती है 60 से 65%, फिर भी आप 5% आ गई हो यहाँ भी। मुझे पता है आप देखोगे नहीं, कोई बात नहीं, मेरा काम है कार्य करना, आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर यह हो गया। और देखो कबीर के बारे में, सेजदा कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सही है। कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों और उनकी रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, सही है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन लिखी, ये भी सही बात है। मंजन ने मधु मालती लिखी, ये भी सही है। कुतुबन ने लखम सेन पद्मावती लिखी, नहीं नहीं ये गलत है। लखम सेन पद्मावती किसकी है, दामोदर कवि की है। किसकी है, दामोदर कवि की है लखम सेन पद्मावती, जो इन्होंने 1459 में लिखी थी। मरगावती किसकी पूछ ले तो ये कितनी, कुतुबन की क्या है, मरगावती, ठीक है ना, मैंने उल्टा बोल दिया। कुतुबन की है मरगावती, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1540 में लिखी गई थी। मुल्ला दाऊद की चंदाइन 1379 में लिखी गई थी। मंजन की मधुमालती 1545 में लिखी गई, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि बार बार देखो, अगर आप लगातार देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके आसपास आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हिंदी में 15-20 कवि है जो ढंग के जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ रहे हैं तो गोस्वामी हित हरिवंश। स्वामी हरिदास ने तो सखी संप्रदाय चलाया था, कौन सा संप्रदाय, सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु इनका गौड़े संप्रदाय था, कौन सा था, गौड़े संप्रदाय। और गोस्वामी विठलनाथ इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की, किसकी, अष्ट छाप की स्थापना की थी, कब, 1565 में स्थापना की थी। इनमें 4 इनके शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कौन सा कृष्ण भक्त कवि है, कौन सा राम भक्त कवि है, कौन सा संत कवि है, ठीक है ना। अग्रदास राम भक्त है, ईश्वरदास भी है, परशुराम देव नरहरि बापट, बताओ कौन सा नहीं, परशुराम देव नहीं है, ठीक है। ये कृष्ण भक्त कवि है, ठीक है ना। परशुराम देव कृष्ण भक्त कवि है, और अग्रदास, ईश्वरदास, नरहरि बापट ये सारे राम भक्त कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं, बताओ। आदिकाल के गद्य साहित्य की रचना नहीं है। वर्ण रत्नाकर हर पेपर में आ रहा है ना, किसकी रचना ये, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की, किसकी, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। राहुल वेल ये रोड़ा की है। श्रावकाचार ये देवसेन की रचना है, लेकिन ये गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, ये हिंदी की फर्स्ट रचना मानी जाती है, ठीक है ना। किसकी है ये, देवसेन की, किसकी, देवसेन की रचना है, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसकी है, बताओ, बताओ आप, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है। ये रचनाएं हिंदी के हर पेपर में मिलेगी, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है ना। तो सही उत्तर इसका है श्रावकाचार्य, गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप श्रावकाचार्य ना देवसेन की, इसमें 933 ईस्वी में लिखी गई थी, कब, 933 ईस्वी में, और इसमें 250 दोहे है, कितने हैं, 250 दोहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में गलत है। रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में गलत पूछ रहा है ना। देखो रीति मुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्यथा प्रदान है, एकदम करेक्ट बात है। रीति मुक्त काव्य कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया, ये बात भी एकदम सही है। रीति मुक्त कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना की प्रधानता है, नहीं 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 ये गलत है। इंद्रिय वासना की प्रधानता किस में है, रीतिबद्ध कवियों में, कौन से कवियों में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त में नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद प्रेम था, ठीक है ना। रीति मुक्त कवियों का प्रेम कैसा था, स्वच्छंद प्रेम था, ठीक है। और ये देखो अगला देखो, रीति मुक्त कवियों को प्रेम अनुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ, ये बात सही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, आसपास की चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आता है वापस। अगला क्वेश्चन देखो,
इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना गद्य विधा के अंतर्गत नहीं आती? बताओ, भारतेंदु की रचना गद्य विधा के अंतर्गत नहीं आती। तीन आती है, एक नहीं आती है। विनय प्रेम पचासा यही नहीं आती। ये किस में आती है? ये पद्य विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है। वेदी की हिंसा हिंसाना बहुती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेरा नगरी, ये क्या है? नाटक है। ठीक है, इसलिए ये काव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधा और रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बताओ। नाटक, राक्षस का मंदिर एक नाटक है जो किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सही बात है। चित्रलेखा काव्य है जो भगवती चरण वर्मा का नहीं, नहीं गलत है। चित्रलेखा क्या है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। कोई बोलता है ना कि विधा से क्वेश्चन नहीं आता था, कोई क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कौन सी उपन्यास है, कौन सा निबंध है, कौन सा नाटक है। अब है तो भगवती चरण वर्मा का, लेकिन है ये उपन्यास, हो गया ना गलत। हल्दी घाटी काव्य है श्यामनारायण पांडेय का। खोई हुई दिशा एक कहानी है किसकी? कमलेश्वर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? चिंतामणि की कवि कुल कल्पत्रु, सही बात है एकदम। मतीराम की इश्क लता, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इश्क लता किसकी बताओ? गणानंद की। किसकी है? इश्क लता गणानंद जी की है। और इश्क नामा पूछ ले, इश्क नामा ये किसकी है बताओ आप? इश्क नामा किसकी है? बोधा की। किसकी है? इश्क नामा बोधा की है, इश्क लता गणानंद की है। मतीराम की ललित ललाम याद रखना। कौन सी? ललित ललाम। देव की कौन सी है? भावविलास। पद्माकर की जगत विनोद। ठीक है। चिंतामणि की कवि कुल कल्पत्रु, मतीराम की ललित ललाम, गणानंद की इश्क लता, देव की भावविलास, इश्क नामा बोधा की, पद्माकर की जगत विनोद। ठीक है, हो गए सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेली बोली इनमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है? बताओ। बुंदेली पूर्व हिंदी, बिहारी, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती है पश्चिम हिंदी के अंदर? और बुंदेली तो हो गई, एक हो गई खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक, ध्यान रखना। एक ब्रज भाषा बुंदेली हो गई, खड़ी बोली ब्रज भाषा बुंदेली। एक हरियाणवी, कौन सी? हरियाणवी। और एक कन्नौजी। ये पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। पूर्व हिंदी में तीन बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कर कमाण सर सांदी करी, खेची जो मारिया माही, भीतर विद्या सुमार हवे, जीवे के जीवनाई। ये पंक्तियां कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई है? बताओ। पहली चीज तो कबीर ग्रंथावली किसकी है? श्याम सुंदर दास की। तो किस अंग से ली गई? विरह कौन। देखो, कबीर दास जी के क्या अंग लगे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन्होंने दो सीधा दे दिया, अर्थ भी नहीं पूछा, ये पूछ लिया ये कहाँ से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, कुंद इंदु सम दहे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन बरन करु कृपा मर्दन नयन। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किसकी वंदना की है? बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। तो श्री शंकर भगवान की वंदना की है, उमा पार्वती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रेनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, भ्रमर गीत साहब में उल्लेखित ये पंक्तियां किसने किसने कही? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। उद्धव ने गोपियों से, गोपियों ने उद्धव से, कृष्ण ने उद्धव से, तो किसने कही? कृष्ण भगवान ने उद्धव से कही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचनाकार रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री, सही है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरतान, सही है। साक्षरी है सौंदर्य प्राशनिक, निमिचंद्र जैन, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तो ये किसकी है? रमेश कुंतल मेघ की। किसकी है? रमेश कुंतल। कौन सा कुंतल? रमेश कुंतल मेघ। साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक किसकी है? रमेश कुंतल मेघ। नेमिचंद जैन की कौन सी रचना है जो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से? एक रंग दर्शन है, ये किसकी है? नेमिचंद्र जैन की। कौन सी? रंग दर्शन। और इसके अलावा दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य, जो याद रखनी चाहिए वही बता रहा हूँ, वैसे तो खूब है इनकी। रंग दर्शन, दृश्य अदृश्य, और एक है बदलते परिप्रेक्ष्य, बदलते परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। ये तीन रचनाएं आपको नवीचंद्र जैन की याद रखनी चाहिए, रंग दर्शन, दृश्य अदृश्य, बदलते परिप्रेक्ष्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरिद्युति होई। इन इस दोहे के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताओ। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? इसमें नायिका का रूप वर्णन है, सही है। इसमें भक्ति वर्णन है, ये भी सही है। इसमें बिहारी के ज्योति संबंधी ज्ञान का परिचय मिलता है, ये सरासर गलत है। इसमें सलंस अलंकार का प्रयोग हुआ, ये सही बात है। ये ध्यान रखना, अलंकार आगे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
आणी उर्जाणी अतुल घाणी कर्ण अगूढ़ वाणी जगराणी वलय में चिंतामणि चिंताणी मूढ़। दो में किसकी वंदना की गई? तो सरस्वती माता की, ठीक है ना। अगला देखो, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार, ये पंक्तियां किसने किससे की है? तो सुयोधन ने कही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोले देखो यहाँ की हम पर यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्य न कटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। उक्त पंक्तियां किसने कही? ये कमानी से ली गई है, ये मनु ने कही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की पदावली में श्री गिरधर के आगे नाचूंगी में मीरा ने किस भाव की भक्ति व्यक्त की? बताओ, माधुर्य भाव की भक्ति व्यक्त की है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट पुराने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता, वो सिलेबस पूरा करने में ध्यान देता है कि ये छूट गया वो छूट गया। आप कितना पढ़ लोगे? आप पढ़ नहीं सकते हो ना इतना। मेरे हिसाब से आप ओल्ड पेपर देखो, आपका काम हो जाएगा। या आपको सिलेक्शन लेना है तो ओल्ड पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लोभ सामान्य उन्मुख होता है, एकदम सही बात है। जिसकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं, सही बात है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, ये बात भी सही है। प्रेम जगत उन्मुख होता है, नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। तीनों कथन ध्यान रखना, और किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे लोभ और प्रीति सिलेबस में लगे हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती वे मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? तो ये वाक्य सुंदरी ने नंद से कहे हैं। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, आप मुझे बताना। लहरों के राजहंस, कमेंट करना आप, ठीक है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हर एग्जाम में आती है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें सिलेबस में फिक्स है, लेकिन मैं जो वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हर किसी सिलेबस में, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अगर छोड़ मैं रहा हूँ 9 से 12 तक जो पहले किताबें चलती थी ना, उनके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, लेकिन उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। जैसे कोई रचना पूछ ली, कोई पंक्ति पूछ ली, वो तो मैं शामिल कर ही रहा हूँ, ठीक है। मूल पाठ से नहीं मतलब मूल पाठ था ना, वो शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख। ये पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? बताओ। तो ये एक और जिंदगी कहानी से ली गई है, जो मोहन राकेश की कहानी थी। किसकी? एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी थी। आपके ये इंपॉर्टेंट है, ये पंक्तियां से ज़्यादा क्या है कि एक और जिंदगी कहानी किसकी? मोहन राकेश की। जहाँ लक्ष्मी कह रहे, ये किसकी है? राजेंद्र यादव की। किसकी है? राजेंद्र यादव, ठीक है। और परिंदा किसकी है? निर्मल वर्मा की। किसकी है? निर्मल वर्मा की। और उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो बार बार पूछी जाती थी, ठीक है, इन्हें आप याद करना। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता में वीणा के मुख होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ? बताओ, मुख होने के बाद क्या नहीं हुआ? असाध्य वीणा कविता किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ठीक है। राम रानी ने सतलड़ी माला अर्पित की, ये तो हुआ था। राजा चकित हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। जनता विवल हो गई थी, संगीतकार उठ खड़ा हुआ, ये सारी हुई थी। मतलब ये एक असाध्य वीणा लंबी कविता है, बाद में कभी और देखेंगे, जब किसी सिलेबस में होगी ना तो वहाँ सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मन तारन विरुद्ध, बारक बारन उतारी। बारनों शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो बारनों का अर्थ हाथी होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, पद्य को भी आपको गद्य की तरह पढ़ना है, उससे क्या चीज़ें याद हो जाती हैं। नहीं तो हम पद्य को पद्य की तरह पढ़ते हैं और हमारी आवाज़ तो पता है कैसी है, मतलब ले तो है ही नहीं। तो इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है तो आप गद्य की तरह पढ़ के कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या कुछ भी सोचे, ठीक है ना। जहाँ लक्ष्मी केंद्र कहानी लाला रूपाराम का वाक्य है, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल में, इसमें कौन सा भाव है? तो बड़ी बिजली खर्च करते हो, मतलब व्यंग्य मारा है इन्होंने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? आषाढ़ का एक दिन तो कालिदास के जीवन पर आधारित है। मोहन राकेश रचित है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी? स्थायी भावों की संख्या पूछ रहे हैं, तो कितनी मानी बताओ। क्वेश्चन नंबर 90, तो 8 मानी। कितनी मानी? 8। 10 से 8 माने तो स्थायी भाव भी 8 ही होंगे, ठीक है। 9, 10, 11 किसी और ने माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से अनुभव के 4 भेदों में सम्मिलित नहीं है। अनुभव के भेद कितने हैं? 4 हैं। कायिक है, वाचिक है,
मानसिक प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। कायिक वाचिक आहार्य सात्विक, ये मानसिक भी कहते हैं लेकिन उचित यही है कायिक वाचिक आहार्य। और ये कौन सा? सात्विक। सात्विक अनुभाव के फिर 8 भेद होते हैं, मैंने पहले बता रखा शायद आपको। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णीय, अश्रु, प्रलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन देखकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? बताओ। भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, देखो इन्हें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 शिक्षण विधि का है। इनमें से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताओ। कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, ये तो है। शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, ये भी है। काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह नहीं है। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? बताओ। BS ब्लूम। मेरे हिसाब से जहाँ कहीं आपको ब्लूम दिखे ना किसी ऑप्शन में, क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आप ब्लूम पे क्लिक कर दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा 99%। ब्लूम ही है सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखो। प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? बताओ। ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, कौशलात्मक, अभिरुचि, तो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य बताओ क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोध, अनुप्रयोग, चारित्रीकरण, तो चारित्रिकरण, ठीक है। शिक्षण विधि में भी मेरे पास 20 एक पेज की है, शानदार है। आप भले ही कोई पेपर देख लेना, CTET, RTET, PTET, HTET सब में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? बताओ। पूर्वाभास, डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, तो पूर्वाभास शैली यानी पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली। तो ये है किसकी कहानी? गुलेरी की। किसकी है? गुलेरी। कौन से गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आजकल एग्जाम में है ना, एग्जामिनर सूर्यधर शर्मा गुलेरी देगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे वहाँ दिया ना, सुख में जीवन की जगह दुख में जीवन दे दिया, थोड़ा संभलना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जुकाम हो गया, क्या करें? रस अनुभूति किस शिक्षण की विशेषता है? रस अनुभूति। गद्य शिक्षण में रस नहीं आता है, तो पद्य शिक्षण की विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, तो इसका सही उत्तर होगा व्यास प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन। खंडान्वय प्रणाली में भाव का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा। किसके द्वारा? प्रश्नोत्तर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर, नियमों पर, तो व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये तो यही है अमनोवैज्ञानिक, है ना। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली। लेकिन एक तरफ से देखें ना, तो ये भी एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली, इन्होंने ये माना है। देखो उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा, लेकिन ये भी अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। शिक्षक बालकों को गद्य शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ। तो आदर्श वचन कहते हैं। शिक्षक पढ़ता है उसे आदर्श वचन कहते हैं। मौन वचन चुपचाप पढ़ना, संवेद वचन साथ में पढ़ना, अनुकरण वचन बाद में पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस तत्वों का दैनिक पाठ्य योजना में उपयोग नहीं है? बताओ। उद्देश्यों को परिभाषित करना है, शिक्षण विधि व प्रविधियों का चयन करना, ये भी है। तत्व कार्य का निर्धारण, ये भी है। नीलपत्र का निर्माण, ये नहीं है, ठीक है ना। नीलपत्र का निर्माण जब हम क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, पेपर बनाते हैं ना, तब काम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो SC मॉरिसन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम परिवेश में शिक्षण का एक रूप है, सही बात है ये तो। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक की जटिलता को कम करता है, ये भी सही है। सूक्ष्म शिक्षण मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं ये गलत है। ये स्किनर का सिद्धांत था ना, उस पर आधारित है, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, यानी फीडबैक प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो सही आंसर 3 नंबर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है। विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है? यही नहीं है। रटना जहाँ जाए ना, वो तो गलती है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है? ये सही है।
कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभाव उत्पादक रहे, ये भी सही है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो SBPL, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जा सकता है? मौखिक अभिव्यक्ति में बताओ, प्रश्नोत्तरी द्वारा। प्रश्न में क्या है, आपस में पूछा जाता है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ये गलत पूछ रहा है। सस्वर वाचन से बालक के संकोच व झिझक का निराकरण होता है, सही बात है, क्योंकि सब के साथ में बोलते हैं ना, इसलिए। सस्वर वाचन से बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, ये भी सही है। सस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ये भी सही है। सस्वर वाचन से थकान कम होती, नहीं नहीं नहीं, जोर जोर बोलेगा थकान अधिक होगी। क्या यार एग्जामिनर, आपने भी हद कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है। नाटक अथवा अभिनय किसका उदाहरण है? दृश्य सहायक सामग्री, श्रुय सहायक सामग्री, दृश्य श्रुय सहायक सामग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री उदाहरण है, मतलब सुनने वाला कौन सा एक एग्जाम्पल इसमें? लिंगुआ फोन, कौन सा? लिंगुआ फोन। ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट, दूरदर्शन, ये सारे दृश्य सहायक सामग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है, तो देख लो, बताओ आप। तो ये है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, ये भी ठीक है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन व्याकरण का, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हम ये व्याकरण के क्वेश्चन क्या है, ये अलग वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि एक पेपर एक वीडियो में सही नहीं रहता, थोड़ा 2 वीडियो में कर देंगे। बाद में क्या करूँगा मैं इनको, जैसे सेकंड ग्रेड के जितने पेपर है ना, उनका एक वीडियो बना दूंगा। फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर है उसका एक वीडियो, AP के जितने पेपर है उसका एक वीडियो, और सेट के जितने पेपर है एक वीडियो, मतलब 4 वीडियो में आपके पास 2022 तक के सारे पेपर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से पढ़ना, इन्हें बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन है डिवीजन है। गाइड मत पढ़ना, गाइड मिसगाइड कर देती है। बार बार ओल्ड पेपर सोल्व करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कभी मत करना। अगर इतना ही शौक है आपको तो पुराना पेपर देख लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।